नमस्कार मेलोडी स्ट्रिंग्स देखने वालों, मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सबों को और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपको फिर इस 11th एपिसोड में स्वागत करता हूं और फिर एक बार आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उन देखने वालों को जो मेरा वीडियो देखते हैं, मगर जो पहले भी मैंने कहा है बहुत कम है जो देखने वाले हैं, क्योंकि एक कलाकार होता है उसको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब उसको तालियां मिले या आजकल के दौर में कमेंट्स मिले, लाइक मिले। तो मैं यही इल्तिजा करता हूं, अगर 10% मेंबर्स भी हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन करेंगे तो आगे और भी वीडियो बनाने का हमें एक जोश हमेशा कायम रहेगा। चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जो पिछली बार मैंने डायलॉग बोला था, अंदाज बयान तो वही था और उम्मीद थी कि सारे पहचान लेंगे और बहुत से मेरे दोस्तों ने पहचान लिया था कि ये राजकुमार की आवाज है, मगर एक बार फिर बाजी मार ले गई। मेरे ख्याल में 4th टाइम है जब कोमल गुट्टू जी उन्होंने बाजी मारी है। कोमल जी एक बार फिर आपको बहुत 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 मुबारक एंड थैंक यू। आप जैसे लोग ही हमें बहुत ज्यादा इंकरेज करते हैं, जो इतने दिल से खुशी से जो है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, जो आप देते हैं। थैंक यू, आपने सही पहचाना। ये राजकुमार साहब की आवाज थी जो बहुत सारे हमारे मेंबर्स ने पहचाना था, मगर फिल्म कोई नहीं बता सका था और आपने सही बोला था। मरते दम तक, मरते दम तक राजकुमार साहब की फिल्म थी जिसमें उनके साथ गोविंदा भी थे और ये मेहुल कुमार जी की फिल्म थी जिन्होंने राजकुमार को काफी टाइम के बाद फिर एक बार कैमरा के सामने खड़ा कर दिया था। वही सेम अंदाज राजकुमार जी का, जानी, या इसमें उनका नाम राणा या रानी था, तो वही अंदाज था उसका मरते दम तक, वही अपना मफलर ओढ़ने का स्टाइल। और सबसे बड़ी बात है वही जब सबसे पहले राजकुमार जी को इंट्रोड्यूस कराना होता था तो उनके सफेद जूते और उनका टिपिकल चलने का अंदाज दिखाया जाता था। राजकुमार जी जैसे कि हम जानते हैं वो बेसिकली कश्मीरी पंडित थे। उनका नाम था कुलभूषण पंडित। वो पैदा हुए थे जो आज पाकिस्तान में वो जगह है, वहाँ पे वो पैदा हुए थे 1926 में। लोरा लाई कुछ इस तरह का नाम गांव था वहाँ पे, और उनके फादर का नाम था जगदीश्वर नाथ पंडित। 14 साल की एज में उनके फादर शिफ्ट कर गए थे मुंबई, तो 1940 में वो मुंबई शिफ्ट हो गए। वहाँ पे उनकी पढ़ाई हुई और उनका बहुत ज़्यादा शौक था, जो हमेशा बोलते थे कि मैं एक डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहता था और मुझे था कि मेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ 2 ही चीज़ों से हो सकती है, या तो पुलिस में जाके या फिर आर्मी में जाके। तो उन्होंने पुलिस को चुना, तो वो एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी उन्होंने की मुंबई पुलिस में। और उसी क्योंकि ही वॉज वेरी टॉल, 6 फुट के करीब थे राजकुमार जी और वेरी हैंडसम, टिपिकल कश्मीरी स्टाइल था उनका। तो उनके दोस्त उनको बोलते थे, यार तू पुलिस में क्या कर रहा है, तो मैं तो हीरो होना चाहिए। अब उस टाइम ज़्यादा इतना तवज्जो नहीं दी जाती थी फिल्मों की और या इस तरह, फिर भी लोग उनके पीछे पड़ गए। तो वो कहता फिल्मों में मेरा कोई यार काम नहीं है, मानता नहीं था, एक्टिंग का उसका बिल्कुल कोई शौक नहीं था। मगर उनके एक मित्र थे, उन्होंने उनकी फोटोग्राफ्स कुछ ली और किसी प्रोड्यूसर को दिखाई, और प्रोड्यूसर ने उनको जब लाया, पहले तो बहुत नखरे किए, मगर आए तो उनको उनका जो है एक फिल्म के लिए साइन किया गया। रंगीली के नाम से थी फिल्म। ये 1952 में जो है पहली फिल्म आई थी उनकी। मीन्स ही वाज 26 ईयर्स ऑफ ओल्ड उस टाइम। रंगीली में इंट्रोड्यूस किया गया, बट इतना ज़्यादा उनको मशहूरी नहीं मिली। बट उसके बाद 2-3 फिल्में और थी जो उन्होंने की, मगर उस टाइम के जो सबसे माने जाते जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर जिनकी आवाज़ का दम बहुत ज़्यादा था, जैसे राजकुमार का था,
उनको बोलते थे सोहराब मोदी। सोहराब मोदी उस टाइम एक नौशेरवानी आदिल फिल्म बना रहे थे, इट वॉज इन 1957। उसमें उन्होंने उनको एक राजकुमार का रोल दिया था। तो उसके बाद उनको थोड़ी सी शोहरत मिल गई उस फिल्म से। और सोहराब मोदी साहब खुद, मैंने वो फिल्म देखी हुई है थैंक्स टू दूरदर्शन। और सोहराब मोदी साहब जो है, उनका अंदाज भी बोलने का बहुत ही शानदार था, उनके सामने उसने कुछ डायलॉग्स भी बोले हैं। उसके बाद जो किस्मत कहते हैं ना, जैसे किसी टाइम पलट नहीं हो, 1957 में मदर इंडिया फिल्म बन रही थी। इसके लिए जो उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे, उन्होंने अप्रोच किया दिलीप कुमार साहब को मदर इंडिया के रोल के लिए। बट उनने उनको ये बोला था कि आप पहले नरगिस जी के हस्बैंड का रोल करोगे, और उसके बाद जब वो गायब हो जाते, भाग जाते हैं या डेथ होती है, उसके बाद आप उनके बेटे का किरदार करोगे। बट दिलीप कुमार साहब, क्योंकि उस टाइम हर कोई एक्टर अपनी इमेज के लिए देखता था, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये मेरे से नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैं पहले नरगिस का हस्बैंड बनूं फिर उसका बेटा बनूं। तो खासकर एक बुड्ढे के रोल में वो नहीं चाहते थे कि बाप के रोल में, तो उन्होंने मना कर दिया। यही किस्मत खुल गई राजकुमार और सुनील दत्त की। तो राजकुमार को रोल मिला नरगिस के हस्बैंड का, जो कि बहुत बड़ा रोल भी नहीं था, छोटा सा एक रोल था। और सुनील दत्त का साहब को मिला नरगिस के बेटे का। बाद में सुनील दत्त साहब, आप सबों को पता ही है, उसी फिल्म के सेट पे फिर सुनील दत्त साहब ने एक बार नरगिस को बचाया था आग में जलते हुए। फिर उन दोनों में प्रेम हो गया और शादी हो गई थी। और साथ में जो एक और रोल था जो सुनील दत्त का भाई था, राजेंद्र कुमार। मदर इंडिया जो है, दैट वाज द फर्स्ट फिल्म जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी। तो राजकुमार साहब का भी कैरियर उससे काफी आगे निकल गया, और राजकुमार साहब के रोल को भी बहुत सराहा गया। उसके बाद आई 1959 में उजाला फिल्म शम्मी कपूर के साथ, और ब्लैक एंड व्हाइट, दैट फिल्म वाज ब्लैक एंड व्हाइट, दौर भी ब्लैक एंड व्हाइट का चल रहा था। मगर उस फिल्म में भी राजकुमार का एक नेगेटिव कैरेक्टर था, क्योंकि वो कभी इमेज में नहीं बन रहे थे, वो नेगेटिव कैरेक्टर था और बहुत अच्छा कैरेक्टर किया था उजाला। उसी साल 1959 में अगेन वन मोर फिल्म केम, दैट वाज विद दिलीप कुमार एंड दैट वाज पैगाम। पैगाम फिल्म में राजकुमार साहब ने दिलीप कुमार साहब के बड़े भाई का किरदार किया था। कहते हैं कि इसी फिल्म में एक बार राजकुमार ने अपने छोटे भाई यानी कि दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था। एक दो शॉट हुए, थप्पड़ छोटा आहिस्ता आहिस्ता लग रहे थे, तो डायरेक्टर खुश नहीं था। तो उन्होंने बोला यार राजकुमार थोड़ा सा रियल अंदाज में आओ। तो राजकुमार ने ऐसा थप्पड़ दिलीप कुमार को मारा कि दिलीप कुमार कुछ देर तक होश ही खो बैठा था और सीन ओके हो गया। और दिलीप कुमार को लगा कि राजकुमार ने जानबूझकर मुझे थप्पड़ मारा। उसके बाद दोनों में बात बंद हो गई और काफ़ी सालों तक वो बात नहीं करते थे, ना एक दूसरे के साथ गुजरते थे। और एक किस्सा ये भी है कि जब सुभाष घई जी सौदागर फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने पहले तो दिलीप साहब को साइन किया इस रोल के लिए। तो कहते हैं कि सुभाष घई को बड़ा डर था कि दिलीप साहब पूछेंगे कि जो मेरे अपोजिट दूसरा फ्रेंड का रोल करा वो कौन है, और यही हुआ। बट इत्तेफाक ये था कि उस टाइम दिलीप कुमार साहब और ये दोनों गाड़ी में बैठ रहे थे, तो उसने पूछा भाई सुभाष मेरे साथ कौन रोल कर रहा दूसरा। मतलब जाते जाते कह दिया सर वो है ना वो एक एक्टर राजकुमार, वही कर रहा था। और एकदम जाके गाड़ी में बैठ गया। और 2-3 दिन तक उसने हिम्मत ही नहीं की कि दिलीप कुमार को वो वापस कुछ फ़ोन करे। जब फ़ोन नहीं आया तो वो समझ गया शायद दिलीप कुमार साहब को एक्सेप्ट होगा ये, तो वो पहुंच गए राजकुमार साहब के पास। राजकुमार साहब को जब उसने पूछा भाई जानी ये दूसरा रोल कौन कर रहा, तो उसने वही कहानी फिर दोहराई, सर वो है ना वो एक एक्टर है हमारे यहाँ दिलीप कुमार साहब। अच्छा दिलीप कुमार साहब, भाई जानी बहुत अच्छा किया, अगर यहाँ इंडस्ट्री में कोई एक्टर है मेरे बाद तो वो दिलीप कुमार ही है, बढ़िया है, साथ अच्छी जोड़ी जमेगी। तो सुभाष घई को कुछ देर तक तो विश्वास ही नहीं हुआ, तो उसको ये लग रहा था कि ये बेइज्जती ने कर दी, क्योंकि राजकुमार साहब तो मुंह फट थे, सामने ही बोलते थे। तो ये मुंह फट पे मुझे एक किस्सा याद आया। रामानंद सागर फिल्म आंखें बना रहे थे,
काफ़ी हिट फिल्म थी रामान सागर की, जिसने रामान सागर के कैरियर को काफ़ी ऊंचा कर दिया था। तो वो आंखें के एक रोल के लिए राजकुमार साहब के घर पहुंचे, पूरा स्क्रिप्ट सुना दिया उनको। राजकुमार का एक डॉगी था, उसका नाम जानी था, और हर किसी को वो जानी बुलाते थे, और उसके कुत्ते का नाम। तो जब उसने पूरा स्क्रिप्ट सुना, उसने अपने कुत्ते को आवाज लगाई, जानी इधर आओ, ये फिल्म मैं करूं कि नहीं करूं। तो कुछ देर के बाद देखा, मेरा जानी भी कहता ये फिल्म मेरे लायक नहीं है। रामानुज सागर ऑब्वियसली है, कोई भी छोटा बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसको फील, उसने कुछ नहीं बोला, शाइस्त इंसान था, वो उठ के चला गया वहां से। और फिर धर्मेंद्र की किस्मत खुल गई। वो रोल आंखें का, अगर आपको याद है, धर्मेंद्र ने किया था, और बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी। दैट वाज 100 वीक्स तक जो फिल्म चली थी आंखें। वो राजकुमार का, मैं अंदाज तो नहीं बोलूंगा, घुमंड था, और इस कारण जो है वो फिल्म भी मिस कर गया। फिर राजकुमार साहब को फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था दिल एक मंदिर, जिसमें उसने कैंसर पेशेंट्स का, उसके बाद मेरे हुजूर में बहुत शानदार रोल था जितेंद्र के अगेंस्ट में। चले पहले वो सीन देखते हैं जो हमने पिछली बार दिखाया था आपको। और राणा की जिंदगी में कुछ ऐसे हिसाब होते हैं जिन्हें राणा अपनी याददाश्त की किताब में लिखकर उसे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। ये हमारा वचन रहा कि गुनाह के समुंदर की कोई भी मछली तुम्हारे जीवन की पवित्र नदी में कभी नहीं आएगी। चोपड़ा ब्रदर्स के साथ थोड़ा सा इनकी अनबन, जबकि बी.आर. चोपड़ा जिसको बहुत इज्जत करते थे, मगर क्योंकि वो प्रोफेशनल थे तो एक फिल्म बना रहे थे वक्त, जिसको यश चोपड़ा जी डायरेक्ट कर रहे थे, क्योंकि यश चोपड़ा की इंसल्ट उसने पहले एक बार की थी, बट फिर भी उन्होंने अप्रोच किया उसको वक्त फिल्म के लिए। और आप सब जानते हैं वक्त फिल्म का वो डायलॉग आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पे, चाहे वो पुराना हो या नया हो, सबकी जुबान पे है। शनाई से जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। ये डायलॉग जैसे शोले के डायलॉग हिट हुए थे, ऐसे ही राजकुमार का डायलॉग। मगर मैं एक चीज पर्सनली बताना चाहता हूं जो कई लोगों को अच्छी भी नहीं लगेगी शायद। मैं राजकुमार को एक कंप्लीट एक्टर कभी नहीं मानता। वो अपनी आवाज के दम पे ही हमेशा, वो जरूर है उनकी आवाज में बहुत जोर दम था, मगर जो कंप्लीट एक्टर को होता, जिसकी आवाज और उसके फेशियल एक्सप्रेशन उसका साथ दे, मैंने किसी भी फिल्म में राजकुमार को नहीं देखा, किसी भी फिल्म में नहीं। तो मैं उसको एक एज ए कंप्लीट एक्टर, उसको मैं दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन की कैटेगरी में नहीं रख सकता, या संजीव कुमार की कैटेगरी में नहीं रख सकता। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, संजीव कुमार वॉज ए कंप्लीट एक्टर, क्योंकि एक एक्टर का जो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, बट डायलॉग डिलीवरी के साथ भी आपके फेशियल एक्सप्रेशंस उसको मैच करने चाहिए। अगर मैं एक ही, जैसे आप सलमान खान के ले लीजिए, वो ना डायलॉग डिलीवरी है ना फेशियल एक्सप्रेशन है, किस्मत है, हर बात पे बोलेगा, ये वो इंस्पेक्टर भी बोलेगा तो वहां भी सॉफ्ट तरीके से बोलेगा, और फेशियल एक्सप्रेशन तो माशाल्लाह होता। तो इस टाइप के कुछ एक्टर्स हैं जो चढ़ जाते हैं, बट नोबडी कुड मैच जो डायलॉग डिलीवरी उसकी थी राजकुमार की, नोबडी कुड मैच दैट, बट ही वाज नॉट ए कंप्लीट एक्टर। उसके बाद बहुत सारी फिल्में आई, और राजेश खन्ना के साथ भी उसने एक फिल्म की थी मर्यादा, एक हमराज फिल्म आई थी अगेन सुनील दत्त साहब, बाकी उसमें कैरेक्टर से बहुत। फिर पाकीज़ा फिल्म आई जो काफ़ी सालों से बन रही थी, क्योंकि कुछ इशू चल रहा, 12-14 साल लगे थे उस फिल्म। उसका भी एक डायलॉग जो मेरे ख्याल पहले या दूसरे वीडियो में ही बताया था, आपके पाँव देखे, बहुत खूबसूरत है। तो ये डायलॉग भी बहुत ही हिट हो गया था उनका। तो उनकी जो काफ़ी सारी फिल्में आई थी जब महल कुमार साहब ने उनको लिया, तो उसके बाद तिरंगा, अगेन इट वाज महल कुमार साहब की फिल्म थी जिसमें उनको लिया। उनके और उनकी शादी के बारे में यह है कि वो एक बार सफ़र कर रहे थे जहाज़ में, तो वहाँ जेनिफर नाम की एक एंग्लो इंडियन लड़की थी जो सर्व कर रही थी, अच्छी लगी, सीधा बोल दिया हमें यहाँ बहुत अच्छी लगी हो, आपका क्या इरादा है। तो उनका आपस में इश्क हो गया, और बहुत ही लो प्रोफाइल में उन्होंने शादी भी की थी। और उसके बाद जो है उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और बेटी। उनका बेटा जो बड़ा बेटा उसने कई फिल्म में काम भी किया था, वो भी बाप की नकल करना चाहता था। पहली फिल्म आई थिंक बाल ब्रह्मचारी थी।
प्रकाश मेहरा जी की फिल्म थी, बट दैट वाज अ सुपर फ्लॉप। उसका छोटा सा अच्छा सा रोल था मिशन कश्मीर में, जिसमें उसने बाप को थोड़ा इमिटेट किया था, बट ज़्यादा वो नहीं चल पाई। एक और किस्सा, एक और लड़ाई जो थी राजकुमार साहब की, वो थी राज कपूर के साथ। और ये भी बता दें आपको कि राजकुमार के हाथों एक बंदे का खून भी हो गया था, शायद आप लोगों को ये बात पता ना। एक बार राजकुमार साहब किसी फिल्म के जो है कंप्लीशन का या उसकी पार्टी कर रहे थे, तो साथ में एक प्रोड्यूसर साहब भी थे, उनकी मिसेस भी थी। तो वहाँ से निकले तो एक जगह पान खाने का मूड हुआ रात का उनका मुंबई में। तो पान खाने के लिए जैसे उतरे तो वहाँ कुछ लोग थे, उन्होंने उनके साथ कुछ बदतमीजी की और उनको गुस्सा आ गया। तो उस टाइम आपस में कुछ लड़ाई हो गई। तो उसी चक्कर में एक बंदा वहाँ पे था जिसको चोट ज़्यादा लगी और डेथ हो गई, और राजकुमार वॉज अरेस्टेड। और राजकुमार साहब का था 1-1.5 साल तक केस चलता रहा। उसके बाद आपको पता ही है बड़े आदमी क्या करते हैं, तो वो केस रफा दफा हो गया। यही था कि एक बार राज कपूर साहब ने अप्रोच किया था राजकुमार को एक फिल्म के लिए, जो उन्होंने मना कर दी थी। एक बार प्रेम चोपड़ा साहब की शादी थी, तो वहाँ पार्टी और जैसे हो रही थी, तो राज कपूर साहब भी बहुत नशे में थे, राजकुमार भी नशे में था। तो राजकुमार और राज कपूर जब एक दूसरे के सामने आ गए, तो राज कपूर चिल्ला चिल्ला के उसको बोल रहे थे कि तू कातिल है, तू खूनी है, हत्यारा है। तो उसने बोला, एक ही बोला, जानता हूं मैं हत्यारा हूं और तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा कि तुम्हारी फिल्म इनकार कर दी। कोई राज कपूर को इनकार नहीं करता, मगर राजकुमार ने इनकार कर दिया। ये भी एक कहानी है और ये भी एक किस्सा जो आपस में उनकी जो है काफी लड़ाई हुई। राजकुमार जो है किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे। कहते हैं कि जब शूटिंग जो है, उनका टाइम था शूटिंग का, सुबह 10 बजे आएंगे और 2 घंटे दोपहर को वो खाना खाने के बाद सुस्ता लेंगे, उसके बाद फिर शूटिंग पे आ जाएंगे। फिर जो है 10 बजे रात के बाद वो कभी काम नहीं करते थे। बीच में अगर शूटिंग में कहीं जैसे आउटडोर में है कहीं पे, तो इसी तरह कहते हैं कि एक दिन वो कहीं आउटडोर शूटिंग कर रहे थे, खासकर ये सौदागर की, तो वो किताब कोई पढ़ रहे थे और सामने नेचर को निहार रहे थे। वो नेचर से बहुत प्यार करते थे, तो इसी चक्कर में उनकी कुर्सी आगे आगे खिसका रहे थे, तो वो एक क्लिफ पे बैठे थे पहाड़ी के। तो कहते दिलीप कुमार साहब की नज़र पड़ गई, उनको बचा लिया था उस टाइम। और उनसे अपने घर का नाम जो है विस्परिंग विंडोज के नाम से रखा था, वो भी अंदाजे अलग ही था। और ये राजकुमार साहब की जो लास्ट फिल्म थी, दैट वाज गॉड एंड सन, 1995 में आई थी। और ये देख लीजिए, जो आवाज राजकुमार साहब को इतना साथ देगी कि राजकुमार साहब राजकुमार बन गए कुलभूषण पंडित से, और उसी आवाज ने लास्ट में का छोड़ दिया। को थ्रोट कैंसर हुआ था, उस डिजीज का पर्टिकुलर हॉजिकिन के नाम से डिजीज है, उसमें जो नोडुल्स होते हैं, उससे उनकी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई थी और बिल्कुल ही बोल नहीं पा रहे थे। मगर उन्होंने अपने बच्चों, अपनी फैमिली से ये बोला था कि मेरी डिजीज़ के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और मेरे मरने के बाद जब मेरा सारा क्रियाक्रम करोगे उसके बाद अनाउंस कर देना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। 2 बातें थी। राजकुमार का काफ़ी सालों पहले स्किन डिजीज़ हो गई थी, जिससे उसके सारे बाल गिर गए थे। काफ़ी मतलब यंग एज से ही फिर उन्होंने जो है विग पहनना शुरू किया था। तो इस कारण उनको भी ये भी था, कहते कि वो कभी भी इंटरव्यू नहीं देते थे, वो अपनी इमेज को बरकरार रखना चाहते। और इमेज वो उन्होंने बच्चों से ये भी कहा था, उसके बेटे ने इंटरव्यू में बोला था कि मैं जिस तरह लोग मुझे फिल्म में देखा वैसे ही देखने चाहिए, मेरी बीमारी शक्ल को नहीं देख के उनके दिमाग में वही बात बैठ जाए। तो जब राजकुमार साहब की डेथ हो गई थी 3 जुलाई 1996 को, तो उनको उस टाइम फिर जब उनका आखिरी क्रियाक्रम किया, उसके बाद उनका अनाउंसमेंट किया गया कि वो नहीं रहे इस दुनिया में। तो ये थे राजकुमार। चलिए अगले एपिसोड का डायलॉग, इसका आपने बताना है कलाकार कौन है और फिल्म का नाम। घबराओ नहीं, तेरे को मारना होता तो जब्बर सिंह का निशाना कभी नहीं चूकता। तेरे लिए मैंने ऐसी मौत सोच रखी है
जिसे सुनकर सारा इलाका कांप उठेगा।